नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अड्डा पे। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज बीपीएससी को देखते हुए है। बीपीएससी 68वीं बीपीएससी को देखते हुए जो 12 फरवरी को होने वाली है। तो आज हम सेट में लिए हैं परम आईएएस का एक सेट। चलिए डिस्कस करते हैं इसको पहले, ठीक है। और किसी त्रुटि को अगर ध्यान में देखते हुए किसी को नज़र आए कोई त्रुटि, तो कृपया आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल कहता है कि एक मिनट, इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं ताकि विजिबल हो सब लोग। चलिए ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला कथन है कि संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संबंध में उसके पास कोई वीटो शक्ति नहीं है, ठीक। दूसरा है उसे राज्य विधानों के संबंध में पॉकेट वीटो प्राप्त है। और तीसरा कथन है कि उसके पास योग्य वीटो, क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग करने की शक्ति नहीं है। तो इसके कूट दिए हुए हैं, कूट 1, कूट 2, कूट 1 और 2 केवल, 2 और 3 केवल, और केवल 1 और 3, या फिर 1, 2, 3 सही है। तो इसका उत्तर जो सही है, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार का सही है कि 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही है, ठीक है। उत्तर 1, 2, 3 सही है। इसके विश्लेषण के रूप में अगर पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास तीनों वीटो शक्तियां हैं, अर्थात उन्हें पूर्ण वीटो, निषेधात्मक वीटो और पॉकेट वीटो, यानी कि तीनों के तीनों हैं। अपवाद में जब संविधान संशोधन विधेयकों की बात आती है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती, अतः कथन 1 सही है। ये वीटो 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक पूर्ण वीटो होता है, दूसरा निलंबनकारी वीटो होता है और तीसरा पॉकेट वीटो होता है। और योग्य वीटो की बात करते हैं, इस प्रकार की वीटो शक्ति जो होती है राष्ट्रपति के पास नहीं, भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा योग्य वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, अतः कथन 3 भी सही है, ठीक है। दूसरा सवाल कहता है भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तारीख का उल्लेख कीजिए। उत्तर जिनको आता है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तारीख क्या है, उल्लेख कीजिए। तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को ये अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, ठीक है। 24 जनवरी 1950, ठीक। तीसरा सवाल है सरकारिया आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। सरकारिया आयोग की सिफारिशें किससे संबंधित है, तो यहां पे हम लोग बात कर सकते हैं कि राजस्व वितरण से है, या राष्ट्रपति की शक्तियों का कार्य है, या संसद की सदस्यता से है, या केंद्र राज्य संबंध से है, ठीक है। तो इसका उत्तर सही उत्तर है, जिनको आता है दे सकते हैं, ठीक है। सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध, ठीक है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी वस्तुएं हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने वस्तुएं हैं। याद रखिएगा टोटल 29 वस्तुएं हैं 11वीं अनुसूची में, ठीक। अनुसूची 11 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुसूची 11 जो है पंचायती राज से संबंधित है। किससे है, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान की 60 अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में है, ठीक है। याद रखिएगा कि सवाल जिसको भी आता है आप अपने उत्तर को कमेंट में दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, पांचवा इनमें से कोई नहीं या इनमें से अधिक। याद रखिएगा इसका उत्तर ई होगा। क्यों ई होगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। असम जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि इसके जो 2 उत्तर हैं दोनों के दोनों सही हैं। और अदर जो है असम, मेघालय, ठीक है, असम और मेघालय, याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो सवाल है यहां पे, अगला सवाल पूछता है कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
प्रबंधन में, याद रखिएगा सवाल क्या पूछ रहा है, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर है 43 ए होना चाहिए, 43 का ए, ठीक है, यानी कि उत्तर डी जो है आपका सही है। ठीक, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक में के बारे में सही है। याद रखिएगा सवाल यहाँ पे ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के बारे में सही है। ऑप्शन राज्य के कार्यकारी शक्ति, राज्यपाल की कार्यालय की शक्ति, राज्यपाल के पद की अवधि, राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। ऑप्शन ई जो होता है इनमें से एक या इनमें से अधिक। तो याद रखिएगा राज्य की कार्यकारी शक्ति जो होता, कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार जो होता है, ये उत्तर सही है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का जो विस्तार है ये डी, ये उत्तर सही है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सुंदर सवाल है, याद रखिएगा भारत में पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये देखिएगा ऑप्शन डी यानी कि 24 अप्रैल जो है इसका उत्तर सही है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद संघर्ष से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे फिर से समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का मामला मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच विवाद या संघर्ष से संबंधित है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपके पास, आयर कोहलो केस 2007, गोलकनाथ केस 1967, मेनका गांधी केस 1978, मिनर्वा मिल्स केस 1980। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। 1 और 2 केवल, 2 और 4 केवल, 3 और 4 केवल 1, या उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से अधिक। तो इसका सही उत्तर है 2 और 4 केवल। इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं थोड़ा सा। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जो के बीच जो विवाद संघर्ष संबंधित मामले थे वो चंपक दोरायजन केस 1951 के बारे में है। कौन सा है, चंपकम दोरायजे केस। ठीक है, याद रखिएगा चंपकम दोरायजे केस। ठीक है, ये कब था, 1951 की बात की गई है। कब की बात की गई है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि FR यानी कि फंडामेंटल और डीपीएसपी के बीच किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में FR यानी कि फंडामेंटल राइट जो होगा वही प्रबल माना जाएगा। ठीक है, अगला जो है गोलकनाथ मामला जो है 1967 का है। गोलकनाथ मामला जो है कब का है, 1967 का है, जो कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में किसी को भी कम नहीं कर सकती है। ठीक है, जो प्रकृति में पवित्र है, इसलिए अदालत ने कहा कि डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप 24वां संशोधन जो होता है अधिनियम और 25वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसमें एक नया अनुच्छेद C31 जोड़ा गया। कितना, कौन सा, C31। याद रखिएगा। अगला सवाल बात करते हैं हम लोग। अगला सवाल, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो उसे कैसे पारित किया जाता है। याद रखिएगा दोनों सदनों में जब कोई विधेयक जाता है तो उसको किससे माना जाता है। तो इसका जो है उत्तर, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से इसको पारित समझा जाता है। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी हवा फिलीपींस में सबसे प्रसिद्ध है। याद रखिएगा सबसे प्रसिद्ध हवा जो फिलीपींस की है वो कौन सी हवा है, ये आमिहान है। क्या है, आमिहान। ठीक है, जिसको उत्तर आता है अपने अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे पता चलेगा कि आपका उत्तर सही है या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की चोटियां भारत में पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली चोटियां कौन कौन सी हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि ये नंदा देवी, ठीक है, नंगा पर्वत और कौन सा, कामेट। अन्नपूर्णा और धौलागिरी कहां से है, नेपाल से संबंधित है। किससे, नेपाल हिमालय से संबंधित है। ठीक, तो यहां पे बात समझिएगा कि कौन सा है, अन्नपूर्णा, सॉरी, नंदा देवी, नंगा पर्वत और कामेट। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी भ्रंश घाटी,
यानी कि जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा जल निकासी के लिए प्रसिद्ध जो है इसमें से सही उत्तर दामोदर है। कौन सा है? दामोदर। अन्य नदियां जो दरार घाटी से होकर बहती है उनमें छोटा नागपुर पठार और ताप्ती में दामोदर नदी शामिल है। ताप्ती नदी और माही नदी भी दरार घाटियों से होकर बहती है लेकिन विभिन्न श्रेणियों के बीच। ठीक है, विभिन्न श्रेणियों के बीच। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र को बड़े खेलों के भूमि के रूप में जाना जाता है? याद रखिएगा बड़े खेलों के भूमि के रूप में जाने जाने वाला जो होता है इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा है? डी। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य तक फैला हुआ है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिएगा ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड। तो इसके नीचे दिए कूट को पढ़ लेते हैं। 1 और 2 केवल, 2 और 3 केवल, 3 और 4 केवल, 1 2 3 4। तो सही उत्तर क्या है? 1 2 3 4। याद रखिएगा 1 2 3 4। ठीक, अगला सवाल है कि अपक्षय और सामूहिक संचलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अपक्षय और सामूहिक संचलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। व्यापक संचलन के लिए अपक्षय एक पूर्व आवश्यक है। बहता पानी, हिमनद, हवा, लहरें और धाराएं सामूहिक संचलन के प्राथमिक कारण है। चट्टानों के रासायनिक अपघटन को अपक्षय नहीं माना जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका ऑप्शन है 1 और 2 केवल। ठीक है, 1 और 2 केवल और केवल 3, 2 और 3 केवल, 1 और 2 3। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है 1 2 और 3। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। द्रव्यमान संचालन गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत ढलानों के नीचे रॉक मलबे के द्रव्यमान को स्थानांतरित करता है। इसका मतलब है कि हवा, पानी या ये हलचले चट्टान के मलबे के द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत ढलानों के नीचे स्थानांतरित करती है। इसका मतलब है कि हवा, पानी या गुरुत्वाकर्षण सभी पदार्थों पर अपना बल लगता है, आधारशिला और अपक्षय के उत्पाद दोनों। ठीक है, अगला सवाल बात करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो अगला सवाल क्या है सर? अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी स्वस्थानिक संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ठीक है, सवाल देखिएगा फिर से। निम्नलिखित में से कौन सी स्वस्थानिक संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? ठीक है, स्वस्थानिक का मतलब समझ में आ रहा होगा। यहां सही उत्तर क्या है? एक सवाल लगता है छूट गया हम लोग से। ठीक है, 17वां सवाल छूट गया है। निम्नलिखित में से किस में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस में ओजोन की सबसे ज्यादा आर्द्रता पाई जाती है? यानी कि समताप मंडल इसका सही उत्तर है। कौन सा? समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता कितनी होती है? 10 ppm। कितना? 10 ppm। ppm का मतलब होता है पर पार्ट्स मिलियन। ठीक है, यह लगभग 12 ओजोन अणुओं को प्रति मिलियन वायु अणुओं से मेल खाती है। ओजोन परत जो होता है 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई की औसत ऊंचाई पर स्थित होती है। कितने किलोमीटर से? 10 से 50 किलोमीटर की औसत ऊंचाई। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी स्वस्थानिक संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन है जैव आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा? वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछते हैं? तो मरणासन डेल्टा यानी कि मरणासन डेल्टा, मोरूबंड डेल्टा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपखंड है? मरणासन डेल्टा किससे संबंधित है? याद रखिएगा मरणासन डेल्टा जो है बंगाल डेल्टा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बंगाल डेल्टा से। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। जेट स्ट्रीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोमाली, पहला कथन क्या है? सोमाली जेट वायु एक निम्न स्तर क्रॉस इलेक्टोरियल प्रवाह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ जेट गति प्राप्त करता है। दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट है सोमाली का सुदृढ़ीकरण प्रायद्वीपीय भारत पर एक मजबूत मानसून से जुड़ा है।
ठीक है। तीसरा कहता है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट वियतनाम के पूर्वी तट से अफ्रीका के पश्चिमी तट तक फैला है। ठीक है, चलता है, ठीक। चौथा है ब्रेक मानसून, जिसको कहते हैं स्थितियों के दौरान उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट भारतीय उपमहाद्वीप से पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। यानी कि इसके कूट किस प्रकार के हैं, 1 2 या 1 2 3 या 3 4 या 1 2 3 4 या पांचवा जो उत्तर होता है वो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बी 1 2 3। इसके बारे में सुन लेते हैं थोड़ा सा। सोमाली जेट हवा का एक निम्न स्तरीय अंतर गोलार्ध पर भूमध्य रेखीय प्रवाह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ मानसून शासन के पश्चिमी छोर पर जेट गति प्राप्त करता है। यह जेट दक्षिणी गोलार्ध में मॉरिशस और मेडागास्कर के उत्तरी भाग के पास से निकलती है। यह जेट केन्या के तट लगभग 3 डिग्री साउथ पर है, 3 डिग्री साउथ पर है तक पहुंचता है और केन्या यूथोपिया के मैदानी इलाकों और लगभग 9 डिग्री नॉर्थ पर सोमाली तट पर पहुंचता है। अतः कथन एक सही है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्थान है। तो साधारण सा बात है, नीति आयोग एक प्रकार का क्या है, एक नोडल संस्थान है। कौन सा है, नीति आयोग एक नोडल संस्थान है। अगला सवाल क्या कहता है, 22वां सवाल। सवाल क्या है कि वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है। ये वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है। तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। या सामान्य स्थिति बेरोजगारी दृष्टिकोण उन व्यक्तियों की संख्या को मापता है जो वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए बेरोजगार रहें और बेरोजगारी का सबसे कम अनुमान देता है। ठीक है, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो मनरेगा। मनरेगा का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि मनरेगा आया कब, तो 2005 में नरेगा नाम से इसको चला गया। किस नाम से, नरेगा। ठीक है, इसका पूरा नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के अधिनियम के तहत 2005 में नरेगा, जिसे बाद में 2009 में महात्मा गांधी शब्द इसके आगे जोड़ा गया। ठीक है, नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम करके इसका स्कीम चला था। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि 2005 में नरेगा आया था, इसके आगे महात्मा गांधी लगाने के साथ 2009 में इसको जोड़ा गया। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जुड़ गया इसका 2000 में। इसके तहत एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। ठीक है, काम के अधिकार की गारंटी देना है। अगला सवाल कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई थी। अच्छा, आप लोग को योजना जो है या पंचवर्षीय योजना जो है ये आप लोगों को प्लानिंग कमीशन के तहत समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि कौन सा योजना है जो सतत विकास पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई है। तो पहला था 9th 10th 11th 12th। तो याद रखिएगा 12वां योजना जो है, पंचवर्षीय योजना जो है, इसके तहत हम लोग बात किए थे कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 17 तक था। कब से कब तक था, 2012 से 2017 तक। ठीक है, इसके मुख्य विषय क्या थे, मुख्य विषय था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लगभग 8% लक्ष्य था। कितना प्रतिशत लक्ष्य था, 8% का डेवलपमेंट ग्रोथ का एक एम रखा गया था, जो कि कवर अप नहीं हो पाया था। ठीक है, अभी बात करते हैं अगला सवाल, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समिति भारत में स्थापित की गई थी। याद रखिएगा कि शहरी क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का स्थापना किया गया था। तो हाशिम कमेटी। कौन, हाशिम कमेटी। याद रखिएगा, योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए विस्तृत पद्धति की सिफारिश करने के लिए प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। हाशिम समिति ने 24 दिसंबर 2012 को योजना आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, अगला बात क्या कहता है, अगला बात कहता है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। बहुत सुंदर सवाल है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है जर्मनी के साथ सहयोग था। जर्मनी का सहयोग के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट जो स्थापित किया गया है। अगला सवाल है कि
एसडीआर का मतलब क्या होता है, एसडीआर का मतलब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है विशेष आहरण अधिकार। क्या है? विशेष आहरण अधिकार। तो यहां देखिए ऑप्शन बहुत क्लोजेस्ट है, यहाँ पे एक विशेष डॉलर अधिकार है, दूसरा विशेष आहरण अधिकार है, तीसरा विशिष्ट डॉलर अधिकार है, तीसरा चौथा विशिष्ट आहरण अधिकार है। तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है विशेष आहरण अधिकार। अच्छा, अगला सवाल क्या कहता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कामगार की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, तो क्या है? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, इसमें कहा जाता है, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। बात समझ में आ रहा है? अगला सवाल कहता है निम्न में से किस जीव का रक्त श्वेत होता है? तो बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे साधारण सा है, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉकरोच, उसका जो रक्त होता है वो श्वेत होता है। ठीक है, लगभग सभी ऑर्थोपोड्स में इस तरह का रक्त होता है, उनमें रक्त वाहिकाओं की कमी होती है, इसीलिए हेमोलिम्फ हमारे शरीर में रक्त की तरह ही कीड़ों के शरीर से घूमता है, लेकिन अंतर यह है कि हेमोलिम्फ जो कीट के उत्तकों में सीधा संपर्क होने से फैलता है। कॉकरोच के खून से का रंग सफेद बताया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल सफेद नहीं होता, हल्का गाढ़ा पीला टाइप का होता है। कितना कैसा होता है? हल्का गाढ़ा पीला टाइप का। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल कहता है सामान्य शुष्क सेल जिसको ड्राई सेल भी कहते हैं, प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, इसमें कौन सा केमिकल होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। कौन सा होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, एक मानक शुष्क सेल में एक केंद्रीय रॉड के रूप में कार्बन कैथोड के साथ आमतौर पर एक बेलनाकार बर्तन के रूप में एक जस्ता एनोड होता है, जिंक एनोड के बगल में एक पोस्ट के रूप में इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों के कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं? तो सुंदर सवाल है, याद रखिएगा, ये दाल के साथ, पल्सेस याद रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की भूमिका पौधों को उन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है जो वे स्वयं हवा से प्राप्त नहीं कर सकते। नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्म जीव वह करते हैं जो फसलें नहीं कर सकती, उनके लिए आत्मसात प्राप्त करें। ठीक है, बैक्टीरिया इसे हवा से गैस के रूप में लेते हैं और इसे मुख्य के रूप में अमोनिया के रूप में मिट्टी में छोड़ देते हैं। बात समझ में आ गया? अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? प्रोटीन नहीं है का मतलब क्या है भाई? तो प्रोटीन का यहां पे देखिएगा सवाल, यहां पे ये जो है कपास एक प्रकार का प्रोटीन नहीं होता है। कपास क्या होता है? बाल और खुर केरोटीन से बने होते हैं, जो कि एक हेलिकल प्रोटीन है। स्पाइडर सिल्क मुख्य रूप से दो प्रोटीन के होते हैं, स्पाइड्रीन, ठीक है, और दूसरा एक और दो से बने होते हैं। स्पाइड्रीन के दो क्लोज हैं उसी से। तीसरा सवाल कहता है, 33वां जो है अगला सवाल कहता है यदि किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे कौन सा रंग नहीं दिखाई देगा, रंग की पहचान नहीं होगी? याद रखिएगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसको लाल और हरा रंग में कंफ्यूजन रहता है, लाल और हरा रंग उसको साफ साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ध्रुवीकरण क्या होता है? ठीक है, सॉरी, ध्वनि किस गुण का अनुसरण नहीं करती है? तो याद रखिएगा, जो देखिए परावर्तन करती है, व्यक्तिकरण पर्सोनिफिकेशन भी करती है, विवर्तन भी करती है, तो यानी कि पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण जो है ये नहीं करती है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण। ठीक है, अब कहता है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अतःस्रावी ग्रंथि के साथ या बहिस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य करती है? याद रखिएगा, एक एंडोक्राइन होता है, एक एक्सोक्राइन होता है। तो यहां पे ये दोनों काम करने वाला जो ग्रंथि है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अग्नाशय, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पैनक्रियाज। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सामग्री में कैल्शियम होता है? कैल्शियम किस में होता है? तो यहां रखिएगा, जिप्सम में कैल्शियम होता है। किस में होता है? जिप्सम में कैल्शियम होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4.2H2O। कितना होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के बायो इंडिकेटर का प्रसिद्ध उदाहरण है? वायु प्रदूषण के बायो इंडिकेटर का प्रसिद्ध उदाहरण क्या है भाई? ठीक है, तो प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो लाइकेन। कौन सा है? सही उत्तर क्या है भाई? तो सही उत्तर है लाइकेन। आप लोग
उत्तर अगर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाले पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने वाली गैस कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, धान की खेत में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस वहां से निकलता है। कौन सी गैस निकलता है? मीथेन गैस, ठीक है। आगे है, निम्न में से कौन वसा को पचाने वाला एंजाइम होता है? वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो याद रखिए लाइपेज, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा? लाइपेज जो है वो वसा को पचाने का काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में पेड़ के पत्तों की सरसराहट के डेसिबल स्तर को दर्शाता है? याद रखिएगा, ये बहुत कम स्तर का आवाज है, यानी कि लगभग 20 dB होगा। यानी डेसिबल जो होगा ये पेड़ के पत्तों के सरसराहट की आवाज को होगा, दर्शाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक का मतलब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? तो यहाँ पे अगला सब ये है आपका स्मॉग। क्या है? स्मॉग, ठीक है। क्या है? स्मॉग। स्मॉग मूल रूप से दो शब्दों का बना है, स्मोक प्लस फॉग के मेल से बना है। द्वितीयक प्रदूषक वह प्रदूषक है जो वातावरण में बनते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है? आगे है, भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए मवेशियों को दी जाने वाली कौन सी दर्द निवारक दवा जिम्मेदार है? याद रखिएगा, डाइक्लोफेनाक करके एक पेन किलर होता है जो कि मवेशियों को दी जाती है, ठीक है। इससे ये एक ऐसा जहरीला पदार्थ होता है जो मरे हुए मवेशियों को कोई भी कीट पक्षी जो खाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त परिघटना क्या है? परिघटना क्या है? ठीक है, इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक, ठीक है, परावर्तन, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कुल आंतरिक प्रतिबिंब भी सही है, ठीक है, दोनों का सही है। ऑप्टिकल फाइबर में डेटा ट्रांसमिशन कुल अतिरिक्त प्रतिबिंब की घटना का उपयोग करता है, इसलिए प्रकाश को ऑप्टिकल फाइबर में एक कोण में प्रवेश करना होता है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब होता है। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? किसका वेग सबसे अधिक होता है? याद रखिएगा, प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है। वेग ऑप्शन क्या है इसमें? ब्रह्मांडीय किरण, प्रकाश, इलेक्ट्रॉन और सुपरसोनिक। तो प्रकाश क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का सही उत्तर जो वेग होता है, स्पीड होता है, सबसे तेज होता है। निम्नलिखित, अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? तो हम लोग पढ़े हैं कि सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और सबसे कम गैस में होता है। यहाँ पे क्या होता है? इस्पात एक प्रकार का क्या है? सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होगा? सबसे तेज होगा। स्मॉग के आंखों में तेज जलन पैदा करने वाला कौन सा होता है? स्मॉग में आंखों में तेज जलन पैदा करने वाला कौन सा पदार्थ होता है? तो याद रखिएगा कि पेरोक्सी एसिटाइलिन जो होता है एक प्रकार का ऐसा नाइट्रेट जो होता है, एक प्रकार का ऐसा तत्व होता है जो कि आंखों में जाने से आंखों में तेज जलन होता है, ठीक है, जो कि स्मॉग के अंदर पाया जाता है। अच्छा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन के अनुसार बात करेंगे हम लोग, सोया दूध, सेब, गाजर और आंवला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सब लोग को पता है, जिसको पता नहीं है वो जान लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? आंवला, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग आइंस्टीन को उनके निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, आइंस्टीन बहुत प्रकार के खोज को किए हैं, लेकिन उनमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जो खोज था वो कौन था? फोटो बिजली का सिद्धांत। याद रखिएगा, फोटो बिजली का सिद्धांत, जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कहते हैं, जो सिद्धांत है ये उनके द्वारा बहुत अच्छा दिया गया था, और दिया तो बहुत सारे दिए गए थे, अच्छा ही दिया था, लेकिन इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार उनको कब दिया गया था? 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब दिया गया था? 1921 में। अगला सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा एल्बेडो से संबंधित है? एल्बेडो से संबंधित, याद रखिएगा, एल्बेडो से संबंधित कौन सा है? तो एल्बेडो से संबंधित है परावर्तक शक्ति। क्या है? परावर्तक शक्ति। एल्बेडो, अल्बीडो इस बात का माप है कि किसी सतह से टकराने वाला प्रकाश कितना अवशोषित किए बिना परावर्तित होता है। एल्बेडो एक गैर आयामी इकाई रहित मात्रा है जो इंगित करता है कि सतह सौर ऊर्जा को कितनी अच्छी तरह से दर्शाती है, ठीक है। अगला सवाल क्या आता है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? बहुत सुंदर सवाल है। रक्त में आरबीसी से की बढ़ने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है?
पॉलीसिथेमिया। कौन सी? पॉलीसिथेमिया। याद रखिएगा, आरबीसी बढ़ेगा यानी कि पॉलीसिथेमिया बढ़ेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? अच्छा, भौतिक गुण नहीं है, ठीक है, ये क्या है? ये केमिकली है। क्या है? रंग एक प्रकार का भौतिक है, गर्मी, गलनांक, ये सब क्या है? भौतिक गुण है। लेकिन अम्लता, एसिडिटी जो है एक प्रकार का क्या है? ये एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब जो है एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल बिहेवियर है। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के में किया जाता है? बहुत सुंदर सवाल है। ठीक है, तो जब हम लोग सोपेनिफिकेशन पढ़ते हैं तो यहां पे उसी तरह से एक सवाल बनता है हाइड्रोजनिफिकेशन। तो हाइड्रोजनीकरण जो है यहाँ पे निकल के मौजूद में होता है। निकल उत्प्रेरक का उपयोग खाद्य तेलों के वाणिज्यिक हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए, ये सब जो है ना, ये एल्युमिनियम, ये क्रोमियम, जस्ता, ये सब एक प्रकार का क्या है? ओर्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? लेकिन फ्री स्टेट में पाए जाने वाला जो होता है, ये सोना जो होता है। सही उत्तर क्या है? सोना। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अगला सवाल, सभी जैव यौगिकों में सबसे आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? जैव यौगिकों का जब बात हो जाए तो कार्बन जो होता है सबसे मुख्य रूप का होता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन मुख्य तत्व है, इसलिए पृथ्वी पर जीव के लिए कार्बन आवश्यक है। पृथ्वी पर जीव के लिए क्या है? कार्बन आवश्यक है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए सीरा सबसे अच्छा कच्चा माल है? याद रखिएगा, सीरा समझ में आ रहा होगा। तो सबसे अच्छा जो होगा उसको क्या करेगा? फर्मेंटेट करेगा। सीरा क्या करता है? फर्मेंटेट करेगा। फर्मेंटेट करने के बाद क्या बनता है? यहाँ पे शराब बनता है। क्या बनता है? शराब। समझ में आ रहा है? तो अल्कोहल बनाने के लिए हमें फर्मेंटेशन की जरूरत पड़ती है, और फर्मेंटेशन किससे हो रहा है? सीरा से हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये क्या है? पेनिसिलिन के आविष्कारक है। कौन है? पेनिसिलिन के आविष्कारक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो कार्बन माइक्रोफोन का जो उत्तर है वो सही है। क्या है? सही है। अगला सवाल है, मानव हृदयों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। मानव हृदयों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अगला सवाल है, रक्त का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जो जमावट में मदद करता है? तो याद रखिएगा कि जमावट में मदद करने वाला जो रक्त का जो है वो प्लेटलेट्स है। क्या है? ठीक है, प्लेटलेट्स। तो इसका उत्तर यहाँ पे बिंबाणु है। प्लेटलेट चोट के स्थान पर इकट्ठा होकर घायल रक्त वाहिका के स्तर से चिपककर और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाकर रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया या जमावट में मदद करती है जिस पर रक्त जमावट हो सकती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स इसका सही उत्तर है, लेकिन यहाँ प्लेटलेट्स की जगह पे बिंबाणु है। इसको एक बार आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, वह कौन सा पदार्थ है जो अपनी गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है? ठीक है, अच्छा, एक बात समझिएगा कि फ्लूइड में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है वो हाई होता है। फ्लूइड जो होता है इज द बेस्ट मतलब मेथड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, अभी अगर हम बात कर सकते हैं 60वां, साधारण नमक जो होता है जब गलित अवस्था में होता है तो वो क्या होता है? एक बेस्ट कंडक्टर के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता जो है वाजसनामी है। क्या है? वाजसनामी। क्या है? वाजसनामी। ठीक है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है, हाथी गुम्फा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी स्रोत है? ठीक है, हाथी गुम्फा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है? अच्छा, इस बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। तो खारवेल जो है वह हाथी गुम्फा का शिलालेख किसके बारे में? राजा खारवेल के बारे में बात करता है। खारवेल वर्तमान में कहां पे है? ओडिशा में है। ठीक है, भारत में कलिंग के एक जैन राजा थे जिन्होंने 2री या 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं 63वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाए जाने के प्रमाण का प्रदान करता है? तो बागोर जो जगह है, बागोर क्या है? बागोर से हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान में बागोर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़, ये 2 जगह जो है ये क्या करता है? पालतू बनाने जाने के लिए प्रदान करता है। पशुओं को पालतू बनाया जाता है था, इस बात का प्रमाणित
करता है। सालबाई की संधि कब होता है? सालबाई की संधि जो होता है 1782 में होता है। सालबाई की संधि किसके मध्य हुआ था? तो ये देखिए आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाती है। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और जो मराठा समुदाय से थे यानी कि टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली, तो इनके साथ हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि जनवरी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को 11 बिंदुओं को अल्टीमेटम पेश किया। निम्नलिखित में से किसे अल्टीमेटम में शामिल किया गया था? अच्छा, रूपले स्टर्लिंग विनिमय अनुपात में कमी, नमक कर का उन्मूलन, भारतीयों के लिए आरक्षित तटीय नौवाहन और डाक आरक्षण बिल की अस्वीकृति। यहां देखिएगा तो अगला सवाल क्या कहता है यहाँ पे? इसका सही उत्तर होगा कूट के अनुसार 1 2 3, यानी कि 3 सही है, बाकी सब के सब ठीक है, गलत है। अब आगे बात करते हैं कि अगला सवाल है पांड्य वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो पांड्य वंश की दूसरी राजधानी जो है कांची थी। पांड्य वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? कांची थी। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? तो तानसेन को अकबर ने भी दिया था, और किसने? भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। ठीक है, अगला सवाल यहां पे पढ़ते हैं फिर हम लोग। निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अच्छा, हंटर कमीशन हुआ, फिर सैडलर कमीशन हुआ, वुड्स डिस्पैच हुआ और सार्जेंट योजना हुआ। इसको हम लोग को ईयर वाइज देख करके हमको बताना है कि कौन सबसे पहले हुआ और कौन बाद में हुआ। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि हंटर आयोग जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय शिक्षा आयोग के रूप में जाना जाता है, वो 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। दूसरा सैडलर कमीशन अगर बात करते हैं, ठीक है, तो फिर आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि और यह आधुनिक भारतीय इतिहास में पहला शिक्षा आयोग था। आयोग ने 1883 में अक्टूबर 1883 में अपनी रिपोर्ट जारी की और प्राथमिक शिक्षा की इसके 36 सिफारिशों की इसकी धीमी प्रगति को बढ़ावा दिया। 1917 में कलकत्ता सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थितियों को संभावनाओं की जांच करने के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की। ठीक है, तो सैडलर आयोग फिर जो वास्तव में पूरे देश में था। ठीक है, तो 1917 में सैडलर आया भाई। ठीक है, अब आता है 1854 में वुड्स डिस्पैच आया। कौन आया? वुड्स डिस्पैच कब आया? 1854 में। अब चौथा क्या है? सार्जेंट आयोग। तो सार्जेंट आयोग जो है 1944 में आया था। कब आया था? 1944 में। तो यहां से आप ईयर वाइज समझा सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आया? 1854, यानी कि तीसरा नंबर। फिर कौन आया? फिर आता है हंटर आयोग 1882, यानी कि 3 और 1। फिर आता है कौन? 1917, यानी कि सैडलर कमीशन। उसके बाद फिर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, यानी कि हंटर कमीशन कब आया था? हंटर कमीशन आया था 1882 में। सैडलर कमीशन कब आया था? 1917 में। वुड्स डिस्पैच 1854 में, और सार्जेंट योजना 1944 में। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है यानी कि निम्नलिखित में से किस नेता ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था? अभिनव भारत, यानी कि ऑप्शन के अनुसार भगत सिंह, विनय दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर और पुलीन बिहारी। तो ये दोनों जो भाई थे, ये दोनों के दोनों क्या थे? बहुत अच्छे से मिले हुए थे, यानी कि यहां पे ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर सही होगा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए बिना मुकदमे के कारावास की सजा की बात की। रॉलेट एक्ट को एक तरह से मुंहबंद कानून भी कहा जाता है। कौन सा कानून कहा जाता था? मुंहबंद। इसमें बिना वकील बिना दलील मतलब किसी को अरेस्ट कर दिया जाता था, उनमें कोई भी जजमेंट की बात की जाती थी, मतलब जो भी उनका निर्णय होता था अंतिम माना जाता था। ठीक है, और इस प्रकार से बहुत तरह से हम लोग के ऊपर, यानी कि भारतीय उस समय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो भी लोग थे, उनके ऊपर कड़ी याचनाएं दी गई थी। अगला सवाल है कि भारत में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम जो कहां पर है? ठीक है, तो जो बी जो उत्तर है कोचरब आश्रम अहमदाबाद के पास, ये उत्तर सही होगा।
ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर भारत में महात्मा गांधी का पहला आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में स्थापित किया गया। आश्रम को 17 जून 1917 में को साबरमती नदी के किनारे खुली भूमि स्थानांतरित कर दिया गया था। अब मतलब यहां से 1915 में किया गया और फिर से यहां से स्थापित किया गया था 1917 में। तो ये याद रखने की बात है। बहुत लोग यहां से कंफ्यूज हो सकते हैं कि नहीं साबरमती आश्रम पहला उत्तर होगा, नहीं। कौन सा है सही उत्तर? कोचरब आश्रम, जो कि अहमदाबाद के पास है। कहां पे है? अहमदाबाद के पास। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सबसे पहले भारत में महिलाओं के मतदान के अधिकार को मान्यता दी थी? महिलाओं के अधिकार मतलब महिलाओं के मतदान के अधिकार को मान्यता देने वाला जो सबसे पहला जो है 1919 में, ठीक है। इस समय आपको कमेंट करके बताना है कि कौन वाइसराय थे और कौन सेक्रेटरी थे, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं जजाऊ। जजाऊ का युद्ध कब लड़ा गया था? जजाऊ का युद्ध जो है ये 1707 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1707 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1707। याद रखिएगा, जजाऊ का युद्ध कब लड़ा गया था? 1707 में। तो अगला सवाल है, भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के विचारार्थ तैयार और प्रस्तुत किया गया था? तो यहां देखिएगा सही उत्तर है, सही उत्तर क्या है यहां पे? तो साइमन कमीशन। कौन सा है? साइमन कमीशन। इसके बारे में सुन लीजिए। भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था, जो आयोग 1928 में ब्रिटेन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कब्जे में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के में कोसल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोसल के शासक का क्या नाम था? ठीक है, आगे तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, शिवगुप्ता, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सही उत्तर है महेंद्र। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का 7वां भाग है? ठीक है, 7वां भाग समझिए, याद रखिएगा मित्र है। कौन है? मित्र है। ठीक, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर अंकित था? बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसके सिक्कों पर अंकित हुआ? याद रखिएगा। तो सवाल बहुत अच्छा है, यहां से हम लोग बात कर सकते हैं। अलाउद्दीन मसूद। क्या नाम है इसका? अलाउद्दीन मसूद शाह नाम है। क्या नाम है? अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। शाह अलाउद्दीन मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पुत्र और रजिया सुल्तान के भतीजे थे। उसने सेंचुरी ईस्ट 1242 से सेंचुरी ईस्ट 1246 ईस्वी तक मामलुक राजवंश पर शासन किया। बहराम शाह की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा। वह सरदारों के लिए कठपुतली अधिक था और मनोरंजन का और शराब के अपने शौक के लिए बदनाम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एकता प्रणाली की विशेषता नहीं है? एकता प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा कि सियासतनामा एकता प्रणाली के लिए एक सूचना का स्रोत था। ठीक है, कौन सा सही उत्तर है? सियासतनामा जो है एकता प्रणाली के लिए एक सूचना का स्रोत था। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जानना है हम लोग को। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पाबना आंदोलन 1873 से लेकर के 1876 की बात की गई है। ठीक है, और फिर कहा गया है यहां पे एका आंदोलन 1921 सही है। संथाल आंदोलन 1855 से 56 सही है। ताना भाग 1914 सही है। यानी कि उपयुक्त सभी के सभी क्या है? सही है। क्या है? सही है। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी? याद रखिए 1932 में। कब? मैकडोनल्ड अवार्ड याद रखना चाहिए आपको कि मैकडोनल्ड अवार्ड कब आया था। ठीक है, 1932 में। सांप्रदायिक पुरस्कार ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को। अब डेट अगर पूछ दिया जाए, क्योंकि बीपीएससी गेम कर रहे हैं हम लोग के साथ, ऑप्शन निगेटिव के साथ चल रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी थोड़ा सा तेज बन लेते हैं ना। 16 अगस्त 1932 को इसका तिथि है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग
जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को, सही तिथि है, एकदम रटा हुआ चीज होना चाहिए ये सब चीज, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, तो अगर इसमें बात समझ लेते हैं थोड़ा सा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय स्वतंत्रता समर्थक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के साथ और ठीक है, डॉक्टर की गिरफ्तारी, जो कुछ 2 लोग थे, ठीक है, उनके बारे में बात नहीं किया गया, इसमें थोड़ा सा लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गिरफ्तारी का विरोध करके पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग की एक बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ को जमा हुई थी। और सतपाल जो है यहाँ पे सतपाल, और यहाँ जो गलत था यहाँ पे देखिए क्या है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सतपाल, ठीक है, सैफुद्दीन, ठीक है, अभी, और सतपाल मलिक, ठीक है, अभी सतपाल मलिक ये गवर्नर नहीं, सत्यपाल जो थे, सतपाल थे, सत्यपाल नहीं थे, ठीक है। तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। अभी यहाँ पे कहते हैं लाल किला, सॉरी, यहाँ पे अगला है आईएनए के अधिकारियों का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? आईएनए के अधिकारियों का परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पे होगा? ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, तो साधारण सा है, लाल किला दिल्ली में, ठीक है, लाल किला दिल्ली में। नवंबर 1945 में लाल किला पर आईएनए के परीक्षण शुरू हुआ। एसएन खान, पीके सहगल और जीएस ढिल्लो पहले 3 वरिष्ठ आईएनए अधिकारी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले भारत के प्रतीक बन गए थे, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? याद रखिएगा, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना के समय, यहां ऑप्शन सी जो है सही है, ठीक है। इनका कार्यकाल जो था 1884 से 1888 के बीच में था, ठीक। अब ये बात समझ लीजिए, आगे बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सपहा हर आंदोलन शुरू हुआ था? सपहा हर आंदोलन जो है 1968 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1968 में। अगला सवाल क्या है? सपहा हर आंदोलन जो है किससे है? एक बार समझ लीजिए, सपहा हर आंदोलन जो है किससे है? यहां पे आपका भागीरथी मांझी के नेतृत्व में वर्ष 1868 में शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार भी था। भागीरथ ने खुद को संथालों का राजा बताया और भगवान का प्रतिनिधि घोषित किया और अलग संथाल राज्य की भी मांग की। वह चाहता था कि संथाल जनजातीय दुष्ट बोंगो को अपनी बलिदान देना बंद कर दे। उन्हें उसी वर्ष 1868 में अशांति फैलाने वाले के रूप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन संथाल परगना के संथालों के बीच में यह आंदोलन जंगल की आग की तरफ फैल गई। ठीक है, अगला सवाल कहता है 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन विधवा पुनर्विवाह के लिए सक्रिय समर्थक थे? बहुत सुंदर। तो यहाँ पे ढोंडो केशव कर्वे, अगला है राधाकांत देव, बहराम जी मालाबरी, और ये कूट में दिया हुआ है। तो कूट की बात अगर देखते हैं तो 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3, तो 1 और 3 इसका सही उत्तर होगा। कौन कौन? ढोंडो केशव कर्वे और बहराम राम जी मालाबरी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करें। उन्होंने घोषणा की कि तर्कवाद हमारा एकमात्र उपदेशक है और सामाजिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से समकालीन सामाजिक धार्मिक प्रथाओं पर का मूल्यांकन करता है और विश्वास को तर्क संगतता से बदलना चाहता है। उन्होंने शास्त्रों पर निर्भर रहने के बजाय बाल विवाह के खिलाफ चिकित्सकीय सराय का हवाला दिया। उन्होंने अपने तर्क संगत विचारों को धर्म नीति नैतिकता के सिद्धांत के रूप में जाने जाने वाली संधि में व्यक्त किया। उन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। तो यहाँ पे उपर्युक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अक्षय कुमार दत्त को। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार संघ की स्थापना की? भारतीय सुधार संघ की स्थापना करने वाले जो हैं केशव चंद्र सेन है। केशव चंद्र सेन। यहाँ पे बात करते हैं अगला 88 नंबर सवाल।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने कहा था 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का पहला विद्रोह है? ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल है विनय दामोदर सावरकर जो है इसका सही उत्तर है। वीडी सावरकर ने पहली बार कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का पहला विद्रोह था, पहला युद्ध था। ठीक है, आगे बात करते हैं 89 नंबर। यहाँ पे 1918 में यानी 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हड़ताल का मुख्य कारण प्लेग बोनस की समाप्ति थी। यह राजेंद्र प्रसाद ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी से श्रमिकों की ओर से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। महात्मा गांधी ने एक मध्यस्थता बोर्ड का प्रस्ताव रखा जिसमें श्रमिकों और मिल मालिकों के प्रतिनिधि शामिल थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा देख लीजिए आप। कूट 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 3। कौन होगा? 1 और 3 सही उत्तर है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए फिर से। अगला सवाल है कि वह महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के लिए एक मिशनरी बन गए। उन्होंने 1906 में बॉम्बे में दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। ठीक है, उन्होंने अछूतों के मंदिरों में प्रवेश, पशु बलि पर प्रतिबंध और महाराष्ट्र में देवदासी परंपरा की दिशा में अनुकरणीय प्रयास किए। 1917 में वे अस्पृश्यता की प्रथा की निंदा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक प्रस्ताव पारित करने में सफल रहे। उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया जा रहा है? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका सही उत्तर हो पाएगा। तो इसका देखिएगा सही उत्तर है विट्ठल रामजी शिंदे। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विट्ठल रामजी शिंदे ने अपना जीवन धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए समर्पित कर दिया। शिंदे ने अस्पृश्यता के स्तर को ऊपर उठाने की दलितों की शिक्षा प्रदान करने के प्रयास के रूप में 18 अक्टूबर 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना की। मिशन का उद्देश्य अस्पृश्यता से छुटकारा पाना, अछूतों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, उनकी सामाजिक समस्याओं को हल करना और उनके लिए स्कूल, छात्रावास और अस्पताल शुरू करना था। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं तेंदुलकर फॉर्मूला और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का कितना हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे था? तो सही उत्तर है 33.7%। कितना है? 33.7%। यहां बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक बिहार राज्य का विस्तार क्या है? 345 इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा 345। ठीक है, अगर बात करते हैं समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट। कितना है? 173 फीट। मीटर में आ जाएगा 53 मीटर। ठीक है, मीटर में आएगा तो कितना मीटर हो जाएगा? 53 मीटर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं अगला सवाल, किस घाटी को हड़हा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? हड़हा नदी के घाटी के नाम से भी जाना जाता है डन घाटी। कौन सा? डन घाटी। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी बिहार की पहाड़ियां या मैदानी भाग ठीक है? तो यहां पे सभी के सभी सही हैं, उपयुक्त। रत्नागिरी भी, प्रेतशिला भी, रामशिला भी, पीर, ये सब मुख्यतः रूप से गया क्षेत्र के हैं। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन खड़गपुर की पहाड़ियों में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ठीक है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट जो है सही उत्तर है। खड़गपुर की पहाड़ियों से क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। अगला सवाल है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति को उचित माना जा सकता है? तो याद रखिएगा यहां पे पहला है राज्य में कुशासन, एक सरकार जानबूझकर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। तीसरा है केंद्र सरकार के एक संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है। तो इसका सही उत्तर है 2 और 3। क्या हो जाएगा? 2 और 3। अगला सवाल है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाली जो राजमार्ग है 85वां। कौन सा है? 85वां। ठीक है, और 77 कौन है? पांडिचेरी को कृष्णगिरी से जोड़ता है। 84वां कौन सा है? आरा को बक्सर से जोड़ता है। और 80 कौन सा है? 80 जो है पूर्वी भारत में एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो मोकामा बिहार को पश्चिम बंगाल में फरक्का से जोड़ता है। ठीक है,
अगला सवाल है, बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का कौन सा केंद्र है? ठीक है, केंद्र कौन सा है? तो यहां अगला सही उत्तर क्या हो जाएगा? भागलपुर। बजरी डालमिया नगर भागलपुर, मोतिहारी में भागलपुर सही उत्तर है। ठीक है, सवाल है, मोहम्मद शाह तुगलक ये दिल्ली के किस सुल्तान के अधीन मलिक इब्राहिम बायू ने बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था? याद रखिएगा, सवाल क्या कह रहा है? दिल्ली के किस सुल्तान के अधीन मलिक इब्राहिम बायू ने बिहार के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह तुगलक। कौन है? मोहम्मद शाह तुगलक। ठीक है, शेर शाह सूरी का मकबरा किसने डिजाइन किया था? शेर शाह सूरी का मकबरा जो है मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने, मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने। ठीक है, मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने। अगला सवाल क्या है? नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? नवंबर 1935 में हाजीपुर में तृतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यहां देखिए, स्वामी सहजानंद जो है किसान आंदोलन से संबंधित है, मुख्य रूप से इनका नाम जोड़ा जाता है। तो सही उत्तर भी यही होंगे। ठीक है, महेश नारायण किसके संपादक, प्रथम संपादक थे? तो महेश नारायण जो थे वो बिहार टाइम्स से संबंधित है। किससे? बिहार टाइम्स से। ठीक है, बिहार में 80% वर्षा किस मानसून से होती है? बिहार में 80% मानसून जो होते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से है। किससे है? दक्षिण पश्चिम मानसून से है। बिहार में पहली बार रेलवे कब शुरू हुई थी? तो पहली बार रेलवे 1862 से 1860 के बीच की बात की है, यानी कि ये वाला उत्तर ए सही है। क्या है? उत्तर ए सही है। आगे बात करते हैं, अकबर ने किस वर्ष बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो 1576 में। कब? 1576। दाऊद खान ने अपने पिता सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद 1572 में उनका उत्तराधिकारी बनाया। दाऊद खान ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित करने के बाद पटना मुगल किले में आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को इस विद्रोह को दबाने और बिहार पर कब्जा करने के आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद खां को एक युद्ध में हराया और 1574 में बिहार पर कब्जा कर लिया। अपनी हार के बाद दाऊद खां बंगाल भाग गया। 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने संयुक्त रूप से दाऊद खां को हराया। इस प्रकार अक्टूबर 1576 में बंगाल और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, शेर शाह का मकबरा किसने डिजाइन किया था? तो ये हो गया। ठीक है, सॉरी। बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। किसको माना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। मंजूषा चित्रकला शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय था? तो याद रखिएगा, मंजूषा जो है, यहां इसका अंग उत्तर सही होगा। कौन सही होगा? अंग। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को कुछ लग रहा है तो बताइएगा। ठीक, तो अगला सवाल है कि बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना जो है 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में। शेर खां को बिहार के किस शासक को संरक्षण नियुक्त किया गया था? तो किस शासक को नियुक्त किया गया था भाई? इसका सही उत्तर होगा जलाल खां। कौन है सही उत्तर? जलाल खां। ठीक है, एक घड़ी ये तो मैथ है, मैथ को छोड़ दीजिए, मैथ को अपने से बनाइएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग अगर चाहें तो इस पीडीएफ को हम पॉइंट में टेलीग्राम लिंक पे दे सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जिस कमेंट कीजिएगा हम उस आईडी पे भेज भी सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, खूनी रविवार किस देश का द्वारा चिन्हित एक स्मारक घटना है? खूनी रविवार। ठीक है, तो ये आयरलैंड से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयरलैंड से। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लंदन डेयरी उत्तरी आयरलैंड में 13 निहत्थे नागरिक अधिकारों के प्रदर्शनकारियों को ब्रिटिश सेना के पैरा ट्रूपर्स द्वारा गोली मार दी जाती है, जिसे खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। प्रदर्शनकारी सभी उत्तरी कैथोलिक संदिग्ध आयरिश राष्ट्रवादियों को नजरबंद करने की ब्रिटिश नीति के विरोध में मार्च कर रहे थे। अगला सवाल है, हाल ही में घोषित की गई पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है? पर्वतमाला योजना का उद्देश्य है पहाड़ियों में परिवहन। क्या है? पहाड़ियों में परिवहन। ठीक है, सही उत्तर है। अगला है, त्रिपुरा ने भारत और किस देश की सीमा के साथ कमलपुर कुर्मा घाट सीमा हाट का उद्घाटन किया है? कमलपुर
कुर्माघाट जो है बांग्लादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? बांग्लादेश से संबंधित है। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स है, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर आए तो छूटे नहीं। भारत सरकार के ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत कौन सी पहली कार्बन तटस्थ पंचायत बन गई है? तो पंचायत कौन सी बन गई है? याद रखिएगा, पल्ली। कौन से है? जिसमें पाली लिखा हुआ है, होना चाहिए क्या? पल्ली। ये गांव कहां पे है भाई? तो इस गांव ने भारत के पहले कार्बन तटस्थ सौर गांव के रूप में इतिहास रचा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में सांबा के पल्ली में 500 केवी का सोलर प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, माफ कीजिए। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहे MUSE और हेलियोस्वाम किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं? तो किससे जुड़े हैं? नासा से। किससे जुड़े हैं? नासा से। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को शामिल करने के लिए राइड एग्रीगेट्स को अनिवार्य करने वाली एक मसौदा नीति अधिसूचित की है? ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। किसका? क्या, कहां पे है? नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में स्वीकृत न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की अवधि कितनी है? ठीक है, तो ये 2027 यानी 22 से 27 की बात की गई है। 22 से 27 की बात की गई है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला सवाल है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। जापान ने हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता रा पर हस्ताक्षर किए हैं? रा पर हस्ताक्षर करने के लिए कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला सवाल है, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत चयनित सैनिक सशस्त्र बलों में मौजूद रैंक का हिस्सा नहीं होंगे। 4 साल के कार्यकाल के बाद भर्ती किए गए कर्मियों में से 25% अस्थायी कमीशन के तहत अगले 15 साल तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। सैनिक पेंशन के लाभ के हकदार नहीं होंगे, लेकिन ग्रेच्युटी के हकदार होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2 सही है। कौन सा है? 1 और 2 सही है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है, भारत में हर साल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत सुंदर सवाल है, अभी कुछ दिन पहले मना है, यानी कि 15 जनवरी। ठीक है, 15 जनवरी। अगला सवाल है, कभी कभी समाचार पत्रों में देखे जाने वाला पर्पल रेवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसकी खेती से जुड़ा हुआ है? तो सुगंधित पौधों की खेती से। किससे जुड़ा हुआ है? सुगंधित पौधों की खेती से। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत श्रेणी में 2022 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता है? तो सुभाष चंद्र बोस जो है जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है विनोद शर्मा को मिला है। किसको मिला है? विनोद शर्मा को। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित आर नागास्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? पुरातत्व विभाग से। अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झीली दल बेहरा किस खेल से जुड़ी है? तो किस खेल से जुड़ी है? यहां पे यहां रखिए भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, मानव विकास संगठनों SDOs की BIS योजना के तहत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त पहला संगठन कौन सा है? पहला संगठन कौन सा है यहाँ पे? तो याद रखिएगा, सही उत्तर है अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। ठीक है, अगला सवाल है, जलवायु निवेश कोष CIF का पहला लाभार्थी कौन सा देश है? तो पहला लाभार्थी जो देश है वो दक्षिण अफ्रीका है। कौन सा है? CIF का पहला लाभार्थी देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति कहां आयोजित किया गया था? दक्षिण शक्ति जो है कहां? जैसलमेर में। कहां पे? जैसलमेर में। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा की बात की जाएगी। तो ये बहुत सुंदर सा सवाल है, इसका उत्तर ही सामने है। भारत ने हाल ही में किस क्षेत्र ने क्रोएशिया के साथ समझौता किया था? तो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा। ठीक है, अगला सवाल है, किस संस्था ने 2021 उत्पादन अंतराल रिपोर्ट जारी की है? तो 2021 उत्पादन अंतराल जो है वो किससे है? यूनिप। याद किया, इसका उत्तर है UNEP। ठीक है, दिल्ली @2047 पहल किसने शुरू की है? 2047 अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिएगा।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पैरालंपिक दल के लिए थीम गीत कर दे कमाल तू के संगीतकार और गायक का नाम बताइए। तो याद रखिएगा संगीतकार हैं संजीव सिंह। कौन है? संजीव सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगला सवाल है, सीमांचल की पहली हॉकी सिंथेटिक टर्फ किस जिले में बनाई जाएगी? ठीक है, किस जिले में बनाई जाएगी? पूर्णिया में बनाई जाएगी। किसमें? पूर्णिया में। यहां पे देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो पूर्णिया में है। कहां पे? सॉरी, हाँ नहीं, यहाँ पे सहरसा में। कहां पे है? सहरसा में। पुरुष की बात की जाती तो पूर्णिया होता। ठीक है, महिला साक्षरता में सबसे कम में कौन है? तो सहरसा। ठीक है, कितना प्रतिशत है? 41.68% है। कितना है? 41.68%। अच्छा, लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है? तो आनंद किशोर को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आनंद किशोर। ठीक, अगला सवाल है, यहां पे हो गया। अगला सवाल है, 17 फरवरी 2022 को बिहार विधायक दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रबोधन कार्यक्रम की उद्घाटन जो है ओम बिरला ने किया है। किसने किया है? ओम बिरला ने। पटना साहिब के पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में किस राज्य में हुए लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है? तो उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को कहां पे मिला है भाई? तो पश्चिम बंगाल में मिला है। कहां मिला है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अगला है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ईशान किशन को किस टीम ने खरीदा है? तो याद रखिएगा मुंबई इंडियंस ने खरीदा। किसने खरीदा है? मुंबई इंडियंस। अगला सवाल है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित साबौर एक किस्म किस फसल से संबंधित है? तो याद रखिएगा साबौर मखाना से संबंधित है। साबौर एक जो है किससे संबंधित है? मखाना से। ठीक है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS से जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। कौन बन गया है? जम्मू एंड कश्मीर बन गया है। ठीक है, तो आज का जो सेट है ये डिस्कशन समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा डिस्कशन ये कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। और बीपीएससी 68वीं से लेकर के आने वाले हर एक बीपीएससी से और बिहार के सभी तमाम परीक्षाओं को लेकर के हम कुछ वीडियो को बनाएंगे और आप तक शेयर करेंगे। आप लोग देखें और बताएं कि कैसा लगा। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।